वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज वापस आ चुके हैं। छोटी सी एक मसरूफियत थी, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, उसकी वजह से आपने अकेले संभाल ली चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। अब वापस आ गए। रमज़ान के अंदर ऐसा होता है अक्सर व बेशतर, हम खाने पीने के जो औकात होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी बेएहतियाती कर देते हैं। तली हुई और मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं और फिर उसके बाद पानी का भी कम इंटेक होता है, तो वहाँ से मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है और ऐसा बिगड़ता चला जाता है। फिर आजकल हम देखते हैं कि अस्पतालों के अंदर सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है ना, वो गैस्ट्रो के और सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के और फिर मैदे में वरम के, ये वाले केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अपने मैदे को ठंडा रखें, अच्छा रखें, मुनासिब रखें। मैदा है भाई, आपका अपना मैदा है। जब खुद हजम नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे जो है वो, जब मैदा ही ख़राब हो जाएगा, हजम करने वाली चीज़ है, फिर कैसे दूसरे मामला चलेंगे। बिल्कुल। मैं तो यही समझती हूँ कि बाहर के खाने को सब लोग अवॉइड करें। आप चाहे कितनी अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हो, यू डोंट नो कि उनका किचन कैसा है, उनके किचन में जो प्रिजर्व्ड आइटम्स हैं वो किस कंडीशन में रखे हैं, जो ऑयल है जिससे चीज़ें बना रहे हैं, वो फ्राई कर रहे हैं, वो किस किस्म का ऑयल है, कितना पुराना है। और जो है फिर जो भी स्पाइसेस होते हैं ना, वो स्पाइसेस में भी बहुत ध्यान से, यानी कि जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो आपके मैदे में जाके बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत करते हैं। तो इसलिए बहुत माइल्ड स्पाइसेस रखें अपने बस हस्बे ज़ायक़ा। बाकी जितने ज़्यादा फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ये सब खा के अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए। और जनाब सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और आज की अच्छी बात से हम आगाज़ करेंगे। और आज की अच्छी बात क्या है कि भाई, अब वक्त ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। ये आप ना ख़रीद सकते हैं, ना रोका जा सकता है और ना ही वापस लाया जा सकता है। जो भी लम्हा अभी हमारे पास है ना, वही असल ज़िंदगी। कहते हैं ना, लिव इन द मोमेंट। तो वही बात है कि आपके पास नाउ एंड यही वक्त है जिसको आप आपका कुल असासा है। ना आपको आने वाले वक्त का पता है, ना गुजर जाने वाले वक्त का आप कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे इख्तियार में वैसे भी नहीं है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने आज को हंसी खुशी गुजारें और बेजा फिक्रों में इसे ज़ाय ना करें। स्ट्रेस होता है, डेफिनेटली सबको होता है। आने वाली प्रॉब्लम्स को लेके हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, पास्ट की चीज़ों को सोचकर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इन सब से निकल कर अगर हम देखें कि अक्सर लोग माजी की गलतियों पर पछताते हैं, मुस्तक़बिल की फ़िक्र में परेशान रहते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि परेशानी ना तो गुजरते हुए वक्त को बदल सकती है और ना ही आने वाले कल को संवार सकती है। तो अगर हम हर वक्त कल की सोच में डूबे रहें तो हमारा आज उदासी और दबाव का शिकार हो जाता है। बहुत प्यारी बात आपने कही कि ज़िंदगी का हुस्न जो है ना, इसी के अंदर है कि वो हम हर लम्हे को कदर की निगाह से देखें। तो एक अभी भी अगर आप फारिग बैठे हुए हैं तो आप ये ना सोचें कि यार बस अब ये ज़िंदगी का जो है ना लम्हा बेकार लम्हा है। ये भी जो है वो आपकी ज़िंदगी का पुरसुकून लम्हा हो सकता है। क्या पता आज का ये पुरसुकून फारिग बैठने वाला लम्हा कल को आपको बेसुकूनी में जब याद आए तो आप कहेंगे यार बहुत ही खूबसूरत लम्हा था कि मैं सुकून से एटलीस्ट बैठा हुआ होता। खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इवन वो एक आपने कहावत सुनी है ना कि अपने से नीचे वाले को जब देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। बस सोच बदलने की ज़रूरत होती है। जब हम शुक्रगुजारी की आदत अपनाते हैं ना, तो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारते हैं, तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। एक गिलास है, उसमें आधा पानी है। तो अब हमेशा जो कंप्लेनिंग नेचर वाला शख्स होगा, बोलेगा यार ये गिलास आधा खाली क्यों है। और जो हमेशा शुक्रगुजारी वाला शख्स होगा, वो बोलेगा यार ये माशाल्लाह आधा गिलास अभी भरा हुआ है, अभी आधे गिलास के अंदर पानी है जो पी सकता हूँ, जो इस्तेमाल कर सकता हूँ। कल की तैयारी ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि बस आज कमाया खाया और फिर सो जाएं। कल की तैयारी ज़रूर करें, अक्लमंदी इसी में, मगर इस फिक्र में अपना ख़राब जो है ना वो नहीं करें। आज जो है ना वो ख़राब ना करें, कि यानी कि आज आपने सोच सोच के हल्कान कर दिया कि आज इतने अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कल के बारे में सोचते कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। नहीं, तैयारी ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हर आज जो है ना जो हर कल जो है वो आज में बदल जाता है। कल की कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं है, वो दोबारा नहीं आते जो आज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए भाई ज़रूरी है कि हम हर दिन को एक नेमत समझें, मुस्कुरा कर जिएं और अपने आज को बेहतर बनाएं। उस आज के लिए जो इस वक्त अभी जिस मोमेंट में हैं, हम उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही काउंट कर लें कि हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा कर सकते हैं,
हम अच्छी सेहत का शुक्र अदा कर Very सकते हैं। अभी आप अगर बीमार थे तो अब आपको वो डायग्नोसिस हो गया, तो अब आप बेहतर सेहत की तरफ गामजन है, अब आप उस चीज से निकल गए हैं, अब आप आगे की तरफ आपका अल्लाह ताला और आसान। इतना शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं जिस कंडीशन में कल था, परसों था, इतनी तकलीफ में था, लेकिन आज मैं इतना पुरसुकून हूँ। अलबत्ता वो ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, लेकिन एक एक स्टेप के बाद एक शुक्र का जो है ना वो जुमला अदा हो रहा है मुंह से कि भाई बहुत शुक्र है कि मैं अब इस स्टेज पर आ गया, और आगे और आगे। आप शुक्र अदा करें, आपके ना ज़हनी तौर पर आपको सुकून मिलेगा। बिल्कुल, और यही तर्ज फ़िक्र हमें अपनानी चाहिए, यही हमें सुकून भी देता है और कामयाबी की राह भी दिखाता है। तो भाई चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की जानिब, और मुल्की और आलमी सतह पर क्या हो रहा है वो अपडेट्स आपसे शेयर करते चलें। और आपको बताएं कि ज़ाहिर है अब जैसे ये ईरान अमेरिका स्टाइल जंग शुरू हुई, उसके बाद से जो ऑयल क्राइसिस है उसकी वजह से पाकिस्तान ने रास्तनतोरा पोर्ट बंद होने के बाद बहरे अहमर में सऊदी पोर्ट से तेल लेने का फैसला कर लिया है। मतलब ऑल द वे राउंड उसको बहरे अहमर से जाके सऊदी पोर्ट से तेल लेना पड़ रहा है। और ज़राए के मुताबिक जो ज़ायद तेल निकालने के लिए मुल्की रिफाइनरीज़ हैं उनकी हिकमत अमली वो तैयार कर रहे हैं। पेट्रोल बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम पर भी गौर किया जा रहा है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ना कि क्यों ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचाने के लिए जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई उसकी वजह से ये सब चेंजेस आई हैं। इंडस्ट्री ज़राए ये बता रहे हैं कि दीगर ज़राए से ये पता चला है कि एलएनजी बहुत महंगी हो चुकी है, और महंगी एलएनजी के बजाय जो बंद कुओं से पैदावार लेने पर गौर किया जा रहा है। और ये ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ख़रीदारी जो है वो सिंगापुर से करने पर भी गौर किया जा रहा है। सिंगापुर मतलब जो भी अभी ऐसी जहाँ अफेक्टीज़ नहीं है और जो अफेक्टेड कंट्रीज़ नहीं है वहाँ उस तरफ भी हम रुख कर सकते हैं। बहरहाल मशरिक़ वस्ता में जो जंगी सूरत हाल है उसके बायस 5 दिन बाद पहली परवाज़ की पाकिस्तान आमद हुई है, और दुबई से निजी एयरलाइन की पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। कल तक हम आपको बताते थे सब फ्लाइट्स कैंसिल हैं, सब रिशेड्यूल हो रही हैं। परवाज़ 28 फरवरी से दुबई में फंसे मुसाफिरों को लेकर रिलीफ के तौर पर पहुंची, और परवाज़ में 300 से ज़ायद मुसाफिर दुबई से कराची पहुँचे हैं। अच्छा, ये वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो जारी जंग है ना उसके बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया था, जिसकी वजह से 5 रोज़ के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब 20,000 परवाज़ें जो इस वक्त मुतासिर हुई हैं, अब दोबारा से जब रीस्केड्यूल होंगी तो इट विल टेक टाइम। और अब देखना ये है कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर आलमी सतह पर क्या हो रहा है, क्योंकि ईरान अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के जो जाने वाली परवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुई थी। पाकिस्तान से तकरीबन मशरिक़ वस्ता की आज भी 104 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। कुछ परवाज़ें बहाली की तरफ हल्की फुल्की गामजन हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन वही बात अगर कराची से बात करें, जो दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजा के लिए जा रही हैं परवाज़ें उनमें 21 मनसूख हुई हैं। लाहौर से जो जा रही हैं परवाज़ें वो 27 परवाज़ें मनसूख हुई हैं, जबकि इस्लामाबाद से दोहा, अबूधाबी जो जा रही हैं परवाज़ में 29 परवाज़ें मनसूख हुई हैं, जबकि 14 परवाज़ें रवाना होने के लिए तैयार हैं। तो पेशावर से जो दोहा, अबूधाबी, दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 12 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि 4 को रीशेड्यूल कर लिया गया है। तो ये सब फ़्लाइट की आमदोरफ्त का सिलसिला है जो कि हम आपसे अपडेट कर रहे हैं। जो भी फ़्लाइट रिस्केड्यूल है उसके हिसाब से आप चलें, जिनकी भी कैंसिल हो गई है उनको फिर अगले स्केड्यूल का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल, जबकि अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सारा मामला ऐसे ही है। मैं जब से बीमार हुआ तो मैं बात ही नहीं कर सका ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग के ऊपर, लेकिन ये मामला बड़ा गर्मा गर्मी इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल, अमेरिका ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान ईरान के 200 जो अहदाफ हैं उन पर हमला किया और बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ख़ीरे और 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ जो है वो तबाह करने का दावा किया है। अच्छा, ईरान के पास एक ही तो ज़बरदस्त वेपन है, दैट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल्स, और वो कहाँ पर हैं, ज़ेरे ज़मीन छुपाए हुए हैं और फिर कहाँ छुपाए हुए हैं, इसका पता लगाना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, कल मैंने एक वो वीडियो देखी कि ज़ेरे ज़मीन उन्होंने मिसाइल दागने का एक मुज़ाहिरा किया है ईरान ने। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग कि दुनिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि ज़मीन के अंदर से आप कैसे मिसाइल लेकिन जो है ना, ये इसराइल अमेरिका कोशिश में है कि किसी तरह जो दफन हुए हुए इनके
मिसाइल हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा किया है और सेंटकॉम के कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से जो गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं ना उनको तबाह कर दिया है। तो वही जो आप बता रहे हैं तो उसको भी ये लोग अटैक कर रहे हैं। और सेंटकॉम कमांडर ने कहा है कि पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। 90% कमी बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा ही है तो ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने पर तवज्जो दी जाएगी। और दूसरी जानिब पासदाराना इनकलाब ने क्लस्टर बमों से जो लैस खैबर शिकन मिसाइल है उसे इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर हमला किया है और इसराइल के खिलाफ हमले के आखिर तक जारी रखने का ऐलान किया है। तो इसराइल भी अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो अमेरिका और इसराइल का फोकस है ना वो ईरान की जितनी भी दिफाई ताकत है ना उसको किसी तरह ये लोग पहले मतलब ये इन मिसाइल जितने भी मिसाइल आ रहे हैं वो इस चीज़ को नहीं फोकस करें, वो फोकस करें किस तरह इनको स्टॉक को बिल्कुल बेकार कर दें, वो उस चीज़ पर वो फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने इतनी तेज़ी से मिसाइल दागे थे कि इनके लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि इंटरसेप्टर्स जो हैं वो किस चीज़ को बचाएं और किस चीज़ को जाने दें। ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि अगर दो मिसाइल दो अलग अलग लोकेशंस पर आ रहे हैं तो आइदर हम इसको बचाएं या फिर इसको बचाएं। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी क्योंकि लड़ाई के अंदर ईरान से ज़्यादा संजीदा है ये तो उनको जो है वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे डाली है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू की और सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरानी बहरिया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है, ये भी एक दावा है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को भी ख़त्म किया जा रहा है। हम हर घंटे ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियत ख़त्म कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा भी कर दिया कि ईरान के पास अब न फ़ज़ाइया बाकी है और न फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम। अच्छा, ये जो है ना वॉर स्ट्रेटजी होती है कि आप जो है ना अपने आप को इस तरह से ऐसी स्टेटमेंट्स दें कि जैसे आप तो बड़ी मजबूत पोजीशन पे हैं और जो सामने वाला आपसे फाइट कर रहा है जैसे वो तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो यही काम इस वक्त अमेरिका कर रहा है। जबकि अगर हम ईरान की बात करें, जो अगर ईरान के फुटेजेस बहुत सारे लोगों ने हमसे शेयर किया, उन्होंने बताया वहाँ पर सब चीज़ें रूटीन के मुताबिक है, कुछ इतना ज़्यादा मसाइल हो नहीं रहे हैं जितना कि पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो बहरहाल अमेरिका तो यही कहता है कि वो यकीनी बनाएगा कि आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करे अमेरिका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। बेसिकली धमकी क्या दे, आपका तो मतलब मकसद यही है कि वो इसराइल और अमेरिका के घुटने बैठे। और अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने डील के लिए कॉल की लेकिन हमने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। अच्छा, अमेरिकी सदर ने ईरानी पासदाराना इनकलाब के कमांडर्स और दुनिया भर में तैनात ईरानी सिफारतकारों से हुकूमत से अलहदगी का भी मुतालबा किया है। बिल्कुल, अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब जो भी लीडरशिप आएगी वो ईरान इसराइल को धमकी नहीं दे सकेगी। ये तो हमें भी पता है कि सारा कुछ हो ही इसीलिए रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अभी जो सुप्रीम लीडर हैं उनके जो साहबजादे हैं उनको जो है वो सुप्रीम लीडर उस जगह पर मुश्तबा खामनाई को जो है वो तैनात कर दिया गया है। और वो ट्रंप ने एक बयान भी दिया है कि मुझे ये पसंद नहीं आया। हाँ, वो क्योंकि बिल्कुल उनका जानशीन था, वो उनको पसंद आना भी नहीं था। बहरहाल अभी इसराइल के हवाले से बात करते हैं कि इसराइल ने ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान जो किया है। अच्छा, एक तरफ ये चल रहा है और ट्रंप की ना अपनी एक अलग यूनिवर्स चल रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो मुझे जो है ना फ़ोन भी किया और मुझे ये समझ में नहीं आया। अच्छा, ट्रंप की अपनी एक अलग दुनिया थी। ट्रंप सोचते थे कि शायद कोई ऐसा शख्स आ जाएगा जिसके बारे में पहले से बातें हो रही थी। अच्छा। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बड़े क्लोज़ हैं अमेरिका के और ईरान के इसराइल के। तो उनको खैर उनकी एंट्रेंस हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है इस पॉलिटिक्स के अंदर और इन लोगों के अंदर। लेकिन अभी तक वो मंजर आम पर इस तरह नहीं आ पा रहे क्योंकि सड़कों पर ना लाखों लोग निकल आए खामनाई साहब के लिए और उनकी शहादत के बाद जिस तरह से एग्रेशन नजर आया लोगों के अंदर, तो इतना आसान नहीं था ये आसान नहीं था। वो समझ रहे थे कि बस वहाँ पर तो जैसे अगर ये क्राइसिस हुए हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अपने हुकूमत के अगेंस्ट होंगे। ऐसा नहीं है, ईरान में कई अरसे से आयतुल्लाह खामनाई हुकूमत कर रहे हैं और लोग पसंद करते हैं उनको, तभी वो हुकूमत कर रहे हैं।
अच्छा, इसराइली आर्मी जो है वो आर्मी चीफ कहते हैं कि हम एक सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या है ये अभी नहीं बता सकता। अगले मरहले में बक़िया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। और इस्फ़हान में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम तबाह कर दिया है। क़ुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 1230 हो गई है। अच्छा, तो अब ये इनका एक सरप्राइज़ बाकी है जिसकी ये धमकी दे रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अरब मीडिया के मुताबिक ज़रा उस पर भी आ जाते हैं। अमवात में ज़्यादा तादाद मीनाब स्कूल की तालिबात की है, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में 11 इजरायली हलाक हुए अच्छा, हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब ईरान में जिस स्कूल को निशाना बनाया और कितनी तलबा इसमें शहादत नोश की है, उन सब ने मेरे ख्याल में 160 से ज़ायद तालिबात ने शहादत नोश की है। ऐसे वक्त में वो मलाला कहाँ गई जो कहती थी वन पेन एंड वन ड्रीम कैन चेंज द वर्ल्ड, और एजुकेशन की वो इतनी बड़ी दाई थी। अब जो एजुकेशन पर हमला हुआ है, जो स्कूल पर हमला हुआ है, तालबात पर हमला हुआ है, उनके पेन, उनके कलम, उनके कागज़, उनकी तालीम पर हमला हुआ है, उनकी ज़िंदगियां वहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं। तो ऐसे में मलाला का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। मतलब वो तो फ़लस्तीन के बच्चों पर भी नहीं आता था ना, वो तो फिर आप कहते थे। ऐसा अजीब सा स्टेटमेंट सामने आया था, एक दफ़ा ट्वीट आया कि ये इनका इंटरनल मामला है और आपस में जो है वो इस मामले को सुलझा लिया जाए। भाई, इंटरनल मामला कैसे हो गया जब पूरी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व है? ख़ासतौर पे फ़लस्तीन के अंदर जब हम देख रहे थे कि बमबारी हो रही थी और इजराइल जिस तरह से बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहा था, तब वो जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और सो कॉल्ड जो एक हीरो बन चुका है, आइकॉन बन चुके होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, वो फिर एक्सपोज होना शुरू होते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारी पूरी एक नस्ल को एक्सप्लॉइट किया अपने एक एजेंडे के तहत। वो लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं, बैठते हैं सुकून से, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो एक्सपोज जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ज़रा कुछ बता रहे प्रोड्यूसर साहब अज़रबैजान के हवाले से, ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दें आवाज़। बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी सामने आ रही है, मैं ज़रा सा बोलना चाहता हूँ ना इसके ऊपर, कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम दुनिया है और एक गैर मुस्लिम दुनिया। जो मुस्लिम दुनिया हमले कर रही है वो गैर मुस्लिम दुनिया पर कर रही है, और गैर मुस्लिम दुनिया ये चाहती है कि भाई मुस्लिम दुनिया यहाँ पर जो है ना वो नहीं टिक सके, पावर में ना आए। कुछ लोगों का ना माइक्रोस्कोपिक जो एनालिसिस है ना, ये टेलीस्कोपिक एनालिसिस कह रहे हैं कि दूर का जो एनालिसिस है वो बड़ा अजीब व गरीब है। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ईरान मुस्लिम दुनिया पर क्यों हमले कर रहे हैं, ईरान मुस्लिम दुनिया को क्यों निशाने बना रहे हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर कम मिसाइल्स दागे हैं, लेकिन सऊदीया पे, बहरीन पर, यूएई के ऊपर सबसे ज़्यादा मिसाइल्स दागे हैं। तो भाई ईरान उन जगहों पर अटैक कर रहा है जहाँ पर मुस्लिम दुनिया के अंदर अमरीकी अड्डे बने हुए हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि अमरीकी अड्डे वहाँ क्या क्या रहे, चले कर भी रहे कुछ, उसको भी छोड़ें, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। सबसे पहली बात आप स्ट्रेटली मना कर दें। ये चीज़ कितनी अच्छी लगी इस वक्त पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने इस तरह के, जबकि पाकिस्तान के अमेरिका से कितने अच्छे टर्म्स हैं, हर चीज़ पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से सिफारतकारी के ज़रिए हर मामला डील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका को अड्डे नहीं दिए। अच्छा, यही सबसे बड़ी वजह है। ईरान का भी हमारे ऊपर मिसाइल दागा। वेरी गुड पॉइंट। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर ईरान ने कोई मिसाइल नहीं दागा, कोई हमला नहीं किया। भाई, हमारे भी अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे भी लोगों को पसंद करता है ट्रम्प, और कभी आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हैं, कभी शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं ट्रम्प, कभी पाकिस्तान की जो जंग में जीता था इंडिया से उसकी तारीफ़ करता है ट्रम्प। लेकिन ईरान ने कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अमरीकी बेस मौजूद नहीं है जिससे ईरान को ख़तरा हो। अब दूसरी बात ये भी सामने आ गई है कि एक बहुत बड़ा मसला था, एक चीज़ सामने आई, एक तज्जिया सामने आया कि रशिया से तेल ख़रीदना और फिर इन ममालिक से जो इस वक्त तेल की जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अमरीका ने एक धमकी दी थी कि टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। हाँ। आपने देखा उस टैरिफ के बाद आप ये देखें कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुका है, और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने वाली जो एक ताकत है वो है ईरान। अब लामहला जो 20,000 के करीब या कमोबेश इतने ही जहाज़ वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो तेल की तरसील 30% रुक चुकी है। ठीक है, अब करना ये है कि जो जैसे पाकिस्तान ने एक अपना ऑल्टरनेट जाहिर किया है, इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं वो अपना ऑल्टरनेट ऑब्वियसली या तो गल्फ कंट्रीज की तरफ लेके जाएंगे या फिर रशिया की तरफ लेके जाएंगे। ये भी एक बात है। उनको ट्रैवल कॉस्ट इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि पहले वो एक
ईजिली उस पैसेज से गुजर जाते थे आबना हरमज से, अब उनको ऑल द वे राउंड बहर अहमर और पता नहीं कौन कौन सी जगह से जाकर फिर तो वो इससे ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगी, तो जाहिर है फिर हर चीज़ में महंगाई। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अनडिक्लेयर्ड मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर दे रहा हूँ कि अनडिक्लेयर्ड दुनिया की सुपर पावर इस वक्त तस्लीम कर ली गई है, एंड दैट इज़ चाइना। अच्छा, वाई इज़ इट सो? क्योंकि अमेरिका इस वक्त मुख्तलिफ जंगों के अंदर इन्वॉल्व रहकर अपनी इकोनॉमी को वैसे ही कोलैप्स कर चुका है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अमरीकी लोग इस वक्त परेशान हैं। आपने देखा कि अमरीकी सेनेटर को कैसे घसीट कर निकाला गया। ही जस्ट सेड कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो इजरायली जंग में नहीं कूदना चाहते। Exactly. अमेरिकन सेनेटर ये कह रहा है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग इजरायली वॉर में नहीं कूदना चाहते। आपने तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिकन इकोनॉमी को। अब इजराइल के कुछ मफादात हो सकते हैं अमेरिका के साथ, या अमेरिका के कुछ मरासिम हो सकते हैं इजराइल के साथ, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, ना मैं पसंद करता हूँ। लेकिन आप देखें, जब जब इजराइल डिमांड करता है तब तब अमेरिका को उठकर जाना पड़ता है। अमेरिकी जो लोग हैं ना, जो अमेरिकन बेसिकली हैं, वो ये पसंद नहीं करते हैं कि कभी आप अफगानिस्तान में कूद जाते हैं, कभी आप इराक में कूद जाते हैं, अब आप ईरान में कूद चुके हैं। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। दूसरी तरफ चाइना को आप देखेंगे, चाइना की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे एआई के अंदर, आप चाइना को बीट नहीं कर सकते। आपने देखा कि पाकिस्तानी जितने भी वेपन्स थे चाइनीज, वो दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर 1 पर आए कि जिन्होंने जंग जीती है। चाइना इस वक्त अपने आप को इकोनॉमिकली इतना वायबल कर रहा है, इतना मजबूत कर रहा है कि उसको कोई मतलब किसी जंग में कूदना ही नहीं है। मतलब वो जो है ना, इसराइल और अमेरिका से बहुत अच्छी बात है कि अलग है और एक उसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक मुकाम है, और जो उसने मेंटेन किया हुआ है वो बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक नॉर्थ कोरिया की बात की जाए, तो नॉर्थ कोरिया बड़ा तैयार बैठा है हमला करने के लिए कि भाई एक मिसाइल भी उसकी तरफ आए तो वो तहस नहस कर दे अमेरिका और इसराइल को, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस इंतज़ार में है कि बस नॉर्थ कोरिया की तरफ कुछ आ जाए ताकि ये फिर जंग में कूद पड़े। अच्छा, ये क्या नाम है, किम जोंग? हाँ, ये जो किम साहब है ना, मतलब अलग ही दुनिया लेकर चल रहे हैं, अलग ही कायनात बनाई है। बैठे में कभी मिसाइल लेके साइड में बैठे हुए, कभी मिसाइल के ऊपर बैठे हुए, कभी यूं करके बैठे हुए कि कब चलेगी जंग, कब मैं आऊँगा। बहरहाल उस शख्स को सिर्फ इंतजार है कि एक हल्की सी फुलझड़ी हो और मैं जो है वो चले जाऊँ। आखिरी स्टेटमेंट ये सामने आया, पता नहीं सही था कि गलत था या एआई जनरेटेड था, कि मेरे 4 लोग जो है वो ईरान में फंसे हुए, अगर उनके ऊपर कोई आँच आई तो मैं हल्की आँच के ऊपर भूनना शुरू कर दूंगा न्यूक्लियर वेपन को, और मैं जो है वो मिसाइल चला दूंगा। दूसरी तरफ वो कभी जो है वो खेतों में बैठी हुई तस्वीर आ रही है उस शख्स की, कभी जो है वो मिसाइल के साथ बैठे परेशान। वो बच्चा है ये जिसके पास बॉल भी अपना होता था, बैट भी अपना होता था, लेकिन इसके साथ कोई खेलता नहीं था। बोलता था भाई ये बड़ी पंगे करेगा, या ये वो बच्चा है जिसको क्लास में ना हर चीज चाहिए होती थी। अमेरिका और इसराइल को पंगे लेने का शौक है ना, तो जरा इस तरफ भी आए तो वो फिर बताएंगे इनको अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो इसमें वो इतने फोर्टिफाइड है। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है, और सोशल मीडिया की अगर चीजें मैं आपको बताऊं ना, तो ही इज बीइंग कॉल्ड बबलू। और कहा जा रहा है कि खैर जोक्स अपार्ट, आई डोंट वांट टू से, कहा ये जा रहा है कि भाई इन साहब को ना अपने लिए वो है कि किसी तरह मैं कूद जाऊं, 15 मिनट के लिए कहा है, वो बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं कि वो बस किसी तरह से इस जंग में कूदें और फिर वो अपने अगले पिछले सारे बदले लें। चलते हैं कुछ वेदर अपडेट पर, और महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 मार्च से 12 मार्च के दौरान जो चित्राल, दीर, मालाकर, नेफ्टाबाद है, यहाँ बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। तो जितने ये शुमाली इलाका जाते हैं भाई, यहाँ पर तो बारिशों का मौसम है, और मरी, गलियात, खिता पोठखार में भी आज से गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के अंदर भी मौसम ज़्यादातर खुश रहेगा, और जो टेम्परेचर है वो बढ़ने का इम्कान है। अब थोड़ा सा राइजिंग टेम्परेचर की तरफ आ रहा है। दुनिया का जो टेम्परेचर, खासकर पाकिस्तान का, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान की, PDM है, उसने कहा है कि खुश्क मौसम के बाइस आबी ज़खायर और बारानी इलाकों के अंदर गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, और ये बता दिया पहले से ना। और लाइफ स्टाइल की तरफ चढ़ते हैं, थोड़ी सी हेल्थ अपडेट आपको देते हैं। फैटी लीवर की आज बात करेंगे। फैटी लीवर की बीमारी आजकल दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक आम सेहत का मसला बन चुका है। ये इस वक्त पैदा होता है ये मसला जब जिगर के खलियों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये जो है फैटी लिवर डिजीज़, ये
हेपेटाइटिक स्टीरोइड्स भी उसको कहा जाता है। जिगर हमारे जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जो खुराक को तवानाई में बदलने, विटामिन को ज़ख़ीरा करने और खून से नुकसानदेह मादों को साफ़ करने का काम करता है, मतलब ब्लड प्योरीफायर का काम करता है जिगर। तो जब जिगर में चर्बी की मिक़दार बढ़ती है, जैसे अब हार्ट में अगर वेन में चर्बी आ गई तो फिर ज़ाहिर है वो हार्ट अटैक की तरफ जाता है, इसी तरह जिगर में भी चर्बी आना इतना ही नुकसानदेह है। तो इसकी कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस है जिगर की वो मुतासर होगी, तो उस वक्त के साथ फिर मसला भी बन जाएगा। फैटी लिवर की बड़ी वजह जो है आपका बिल्कुल जो गैर मुतहरिक तर्ज़ ज़िंदगी होता है ना, जिसमें आप कुछ मूवमेंट नहीं करते, वॉक नहीं करते, मोटापा, ज़ियाबतीस, हाई कोलेस्ट्रोल और चिकनाई, मीठे से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। ख़ास तौर पर पेट के गिर्द जो चर्बी का बढ़ना है वो इस बीमारी की तरफ इशारा करता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड जो खाने हम लोग खाते हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। सिर्फ मैदा ही नहीं, आपको जिगर की भी हेल्थ का ख्याल रखना होता है ना। तो जिगर भी बेसिकली वही फंक्शन, उसका ब्लड प्योरीफायर का काम है। तो बहुत से लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं और फिर उनके जब ज़ाहिर है पेट के दाएं हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस होता है, तो भूख में कमी, इस तरह की अलामात होती हैं, तो उससे पता चलता है। फिर ये जो जिगर की सोजिश होती है, फाइब्रोसिस या साइस्रोसिस, ये बाद सूरतों में जिगर के कैंसर तक का सबब बन सकता है। फिर कहते हैं ना लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो फैटी लिवर है हम मुतवाज़न ग़िज़ा से कंट्रोल कर सकते हैं, बाकायदा वर्जिश, ग्रीन टी, इस तरह की ना, मतलब उसको डिटॉक्स करने की चीज़ें देखना चाहिए। तो ये सब इसका बुनियादी इलाज है। बिल्कुल। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक ज़िंदगी के अंदर जो पॉजिटिव तब्दीली है ना, जिगर की सेहत को बेहतर बना सकती है। मतलब आपका लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन योर लाइफ स्टाइल। कि आप जो कहते हैं ना कि पहले ज़माने के हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे, जद्द अमजद होते थे, वो कैसे लाइफ स्टाइल ऐसे रखते थे कि 70 साल की उम्र में भी जो है वो जवान बैठे हुए, 80 साल की उम्र में भी दादियाँ नानियाँ जो है वो घूम फिर रही हैं। बिल्कुल, वो उठा के सौदा लेके आना, ले जाना, वही वॉकिंग, ये नहीं कि पानी के वो डोल उठा के ला रही होती थी, बैठ के झाड़ू पोछा कर रही होती थी, लेने जा रहे हैं तो वो भी वो बाल्टी, हर चीज़, मतलब वो पैदल जा रहे हो। उनका लाइफ स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता था। कुछ नहीं करें आप, कुछ नहीं करें, इस ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे जो नई टेक्नोलॉजी वाली ज़िंदगी। लेकिन थोड़ा सा पूछें अपने बड़ों से ना कि आप जब इस एज में थे तो आप क्या क्या चीज़ें क्या करते हैं। उनसे सिर्फ एक दफ़ा उनका लाइफ स्टाइल पूछें। उस लाइफ स्टाइल में से कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम कोई 2 हैबिट्स ऐसी उठा लें जो आपके वालिद साहब या आपके दादा किया करते थे। वो 2 हैबिट आपको अगली ज़िंदगी तक चला सकेंगी। ज़रूरी ये है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इनसे अगर आपने बचना है तो आप पिछले अपने बड़े बूढ़ों की कोई भी लाइफ स्टाइल कोई भी 2 हैबिट्स जो रेगुलर वो किया करते हैं वो उठा लें, उसको अपना लें। एग्जैक्टली, वॉक कर लें और थोड़ा बहुत वेट उठा लें, जो भी आपका सौदा होता हो। दीज आर द बेसिक थिंग्स। बहरहाल चलते हैं अब टूरिज्म के पैकेज पर। और टूरिज्म में आज बिलाल आप हमें कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाने चाहते हैं? बड़ी रिसर्च करके हम एक ऐसा गांव लेकर आए हैं जिसका नाम है इस्लामपुर। अच्छा। अब ये नाम कैसे पड़ा, नाम क्या है, कहाँ पर है, किस इलाके के अंदर है, सिर्फ ये बता दूं कि शिमाली इलाकों के अंदर वाक़ सवात की वादियाँ जो है वहाँ पर ये गाँव है। तो अब इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बड़ी प्यारी सी, उसको देखते हैं। लेट्स वॉच। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़ई सवात की वादियाँ कुदरती हुस्न, पहाड़ों की छांव और सरसब्ज मनाजिर के लिए मशहूर है। यहाँ एक छोटा सा गांव इस्लामपुर भी मौजूद है जिसने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी मिसाल कायम कर दी। ये गांव न सिर्फ अपने कुदरती मनाजिर की वजह से बल्कि हुनरमंद बासियों और बेरोजगारी से पाक माशरती मॉडल के लिए भी जाना जाता है। इस्लामपुर मैंगूरा शहर से तकरीबन 13 किलोमीटर फासले पर पहाड़ों के दामन में आबाद है और यहाँ की आबादी तकरीबन 17,000 नफूस पर मुश्तमिल है। और दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में कोई भी फर्द बेरोजगार नहीं। इस्लामपुर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की हुनरमंदी है। खास तौर पर भेड़ और बकरियों की ऊन से तैयार होने वाली मसनूआत। गाँव के हर घर में खड्डी की आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ मर्द गर्म शौले बुनते हैं और खवातीन धागे तैयार करते या चादर
अत्रों को ये झालर बनाने में मसरूफ रहती हैं। हर फर्द बाइज्जत रोजगार के हुसूल के साथ साथ मुल्क की मईशत में भी हिस्सा डाल रहा है। यहाँ तैयार होने वाली शालें और चादरें आला मयार की हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सर्द तरीन खित्तों में भी मकबूल है। इस्लामपुर की सनत न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि बैरून मुल्क भी सालाना तकरीबन 3 अरब रुपए का कारोबार पैदा करती है। गाँव की शॉलें और चादरें रंग बिरंगी, गर्म और पायदार हैं, जो सर्दियों में खास तौर पर काबिल कदर हैं। ये हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है और नई नस्ल भी इसी सनत से वाबस्ता है, जिसकी बदौलत इस्लामपुर को बेरोजगारी से पाक और मौशी तौर पर मजबूत गाँव के तौर पर पहचाना जाता है। सयाह जो इस्लामपुर का सफर करें न सिर्फ कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं बल्कि गाँव के हुनरमंदाना काम को करीब से देखकर इस सकाफती और इक्तिसादी कामयाबी की मिसाल से भी रोशनास हो सकते हैं। हर घर में चलती खड्डी, रंग बिरंगे धागे और चादरों की तैयारी एक जानदार मंजर पेश करती है, जो हर सयाह के लिए यादगार तजुर्बा बन जाता है। इस्लामपुर न सिर्फ एक सयाहती मुकाम बल्कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मौशी खुदमुख्तारी और हुनर की अलामत के तौर पर भी नुमाया है। ये गांव जाहिर करता है कि किस तरह मुकामी वसाइल, हुनर और रिवायती सनत को बरोकार लाकर छोटे से मुकाम को मौशी तरक्की और सयाहत के लिए एक मिसाली मॉडल बनाया जा सकता है। इस्लामपुर का दौरा न सिर्फ दिल को खुशी बख्शता है बल्कि ये सबक भी देता है कि हुनर, मेहनत और कम्युनिटी वर्क के जरिए छोटे गाँव भी मुल्क की मईशत और आलमी सतह पर पहचान में अपना हिस्सा डाल सकते हैं।